हेलो एवरीवन, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 ऑफ साइंस के थर्ड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने बॉडी मूवमेंट के जितने इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, एक्सप्लेनेशन और उनके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में देखा था। हम लोगों ने बोन्स के जॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। बॉडी में पाए जाने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट बोन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और हम लोगों ने मसल्स के बारे में छोटी जानकारियां भी इकट्ठी की थी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एनिमल्स और क्रिएचर्स के बारे में जो बोन और मसल्स के कॉम्बिनेशन से अपनी बॉडी को वेरियस टाइप से मूव करा पाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर यानी बॉडी मूवमेंट के लास्ट पार्ट को, जिसमें हम लोग देखेंगे वेरियस टाइप के एनिमल्स के मूवमेंट को, जिसे हम लोग गैट ऑफ द एनिमल्स के नाम से जानते हैं। गैट ऑफ द एनिमल्स यानी जानवरों के गतियों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्रिएचर जो हम लोग कैट ऑफ द एनिमल्स में डिस्कस करेंगे वह है अर्थवॉर्म। फ्रेंड्स, आप सभी ने अपने खेतों में अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ जरूर देखा होगा। आपने यह अनुभव किया होगा कि यह केंचुआ किस तरीके से अपने शरीर को मूव यानी आगे या पीछे ले जाता है। हम लोगों को यह जान लेना आवश्यक है कि यह अर्थवॉर्म यानी केंचुआ में हड्डियों का अभाव होता है, यानी केंचुआ मांसपेशियों के माध्यम से अपने शरीर को मूव कराता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक केंचुए का स्ट्रक्चर हम लोग ले लेते हैं। आपने अपने खेतों में देखा होगा कि केंचुआ एक लंबी पतली धागे के रूप में दिखलाई पड़ती है। ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि केंचुए का जो पूरा शरीर होता है वो मांसपेशियों से बना होता है और ये मांसपेशियां एक वृत्ताकार छल्ले यानी सर्कल के फॉर्म्स में होती हैं। ये कई प्रकार के छल्ले आपस में मिलकर केंचुए का पूरा शरीर यानी अर्थवॉर्म का पूरा शरीर मैन्युफैक्चर या कंस्ट्रक्ट करती हैं। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि यह केंचुए का जो शरीर है वह छोटे छोटे छल्लों से आपस में मिलकर बना होता है। यह जो छोटा छल्ला होता है फ्रेंड्स, यह मांसपेशियों का बना होता है, इनमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में केंचुआ आखिर मूव कैसे करता है। फ्रेंड्स, केंचुए के मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग एक केंचुए को ऑब्जर्व कर लेते हैं। आप अपने खेत से एक केंचुए को किसी कांच की बड़ी पट्टी पर रख के आप देखते हैं कि केंचुआ किस तरीके से मूव करता है। फ्रेंड्स, केंचुए के बॉडी में कई पार्ट पाए जाते हैं। यह केंचुआ मूव करने के लिए, यदि केंचुए को मूव करना होता है तो केंचुए को आगे बढ़ने के लिए यह अपने बॉडी के अगले हिस्से की जो मांसपेशियां यानी मसल्स होती हैं उसको स्ट्रेच करता है। सपोज फ्रेंड्स, यह नॉर्मल केंचुए की पोजीशन है, तो यदि यह अपना पार्ट स्ट्रेच करता है तो यह अपने पार्ट अगले वाले भाग को काफी बड़ा कर लेता है और पिछले वाला भाग को वहीं पर स्थिर रखता है। फ्रेंड्स, जब केंचुए को मूव करना होता है तो वह अपना अगला भाग काफी स्ट्रेच यानी खींच लेता है। उसके बाद इस अगले वाले भाग को यानी फ्रंट पार्ट को स्ट्रेच करने के बाद वह पुनः इस बैक वाले यानी रियर पार्ट को फ्रेंड्स, यह रियर पार्ट है, इस रियर पार्ट को स्ट्रेच करता है। सबसे पहले फ्रंट पार्ट को स्ट्रेच करके फ्रंट पार्ट को आगे बढ़ा लेता है। उसके बाद
फ्रंट पार्ट को स्टैब्लिश यानी रोक देता है और रियर यानी पिछले वाले भाग को स्ट्रेच करता है। पिछले वाले भाग को स्ट्रेच करता है, उसके बाद यह पिछले वाला भाग जो बड़ा हो जाता है और अगले वाले भाग की मदद से यानी आगे वाले भाग की मदद से पीछे वाले भाग को वह खींच लेता है और सेम प्रोसेस कंटिन्यू वह केंचुआ करता रहता है, जिसके माध्यम से वह आगे बढ़ता है। फ्रेंड्स, हमारी जो लैंड यानी सॉइल होती है उसमें केंचुए का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। फ्रेंड्स, जो केंचुआ है, केंचुए के शरीर में एक विशेष प्रकार के हेयर टाइप स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम लोग ब्रिस्टल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यह केंचुए के मांसपेशी के यानी इंटरनल पार्ट में होता है। यह ब्रिस्टल जो हेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है, यह ब्रिस्टल केंचुए को अर्थ यानी सॉइल के साथ ग्रिपिंग बनाने में मदद करता है। इसी ग्रिपिंग के मदद से केंचुआ अर्थ पे अपनी पकड़ बना पाता है और उस पकड़ के साथ वह आगे बढ़ता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्रिएचर के बारे में देख लेते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मली अपने आसपास बरसात के दिनों में या पानी के स्रोतों के पास, वाटर सोर्सेज के पास हम लोग उसे आसानी से देख पाते हैं। सो फ्रेंड, दूसरा क्रिएचर है स्नेल। आप सभी ने बरसात के दिनों में स्नेल यानी घोंघे को आपने देखा ही होगा। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि घोंघे के शरीर पे यानी ऊपरी भाग पर, घोंघे के ऊपरी भाग पर जो ऊपरी भाग है, यह पूरा भाग है फ्रेंड्स, यह एक विशेष प्रकार के खोल से बना होता है। यह खोल वास्तव में हड्डियां नहीं होती, बल्कि यह कैल्शियम कार्बोनेट का एक कड़ा स्वरूप होता है, जो घोंघे के यानी स्नेल के इंटरनल बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। इस एक्सटर्नल जो कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है, उसके अंदर घोंघे का जो मांसपेशियां यानी होल स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस घोंघे के अंदर भी हड्डियां नहीं पाई जाती, यह मांसपेशियों की मदद से अपने बॉडी को मूव करता है। फ्रेंड्स, यदि हम इस घोंघे को एक कांच के समतल पर रख दें और थोड़े देर बाद हम लोग ऑब्जर्व करें, तो हम लोग देखते हैं कि इस घोंघे के जो निचला सतह है या जो ओपनिंग है, जो मुख्य द्वार है, उससे मांसपेशियों का एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर बाहर आता है और वह स्ट्रक्चर समतल सतह से चिपक जाता है और वह सेम टाइप के पोजीशन यानी अगले भाग को आगे करके पिछले भाग को स्टेबल करता है और दूसरी पोजीशन में अगले वाले भाग को स्टेबल करके पिछले वाले भाग को स्ट्रेच करता है और इस तरीके से घोंघा अपने बॉडी को आगे की तरफ मूव करता है। फ्रेंड्स, हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच को आप लोगों ने अपने घरों में देखा ही होगा। यह कॉकरोच फ्रेंड्स एक विशेष प्रकार के खोल के अंदर होता है। इसका जो ऊपरी खोल होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वह काफ़ी कड़ा होता है और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, यह कॉकरोच है। आप देखते होंगे कि इस कॉकरोच के शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह काफ़ी कड़ा होता है और इंटरनल जो पार्ट होता है वह काफ़ी नरम होता है। इस कॉकरोच के 3 पेयर के लेग्स पाए जाते हैं।
3 पेयर लेग पाए जाते हैं, 3 पेयर लेग्स, और 2 पेयर विंग्स, यानी जो पंख होते हैं वह 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी लेग्स के सहारे आगे बढ़ता है। फ्रेंड्स, जो काकरोच होता है उसमें अलग अलग प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। प्रत्येक जोड़ी पैर के साथ, यानी यह एक जोड़ी पैर, यह दूसरी जोड़ी पैर और यह तीसरी जोड़ी पैर, यानी प्रत्येक जोड़ी पैर के साथ और जो इनके पंख होते हैं जो कि इसके मुख के, इसके सिर के पिछले हिस्से से जुड़ा होता है, इसमें अलग अलग प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। जो इसके सर के पिछले वाले हिस्से होते हैं वह मांसपेशी इन पंखों से जुड़ा होता है जो कि उड़ने में मदद करता है, जबकि अलग अलग प्रकार की मांसपेशियां इनके पैरों से जुड़ी होती हैं जो कि इन्हें चलने में मदद करती हैं। इस प्रकार अलग अलग मांसपेशियां इनको उड़ने तथा चलने दोनों में हेल्प प्रोवाइड करती हैं। फ्रेंड्स, हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्रिएचर के बारे में देख लेते हैं, बर्ड्स के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी ने आकाश में उड़ते पक्षियों को देखा होगा और आप ये सोचते होंगे कि आखिर ये पक्षियां किस तरीके से आसमान में उड़ती हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि पक्षियां किस प्रकार आकाश में उड़ती हैं। फ्रेंड्स, पक्षियों की जो बॉडी होती है वह एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर से बनी होती है जिसकी वजह से वह उड़ पाती हैं। फ्रेंड्स, जो बर्ड्स का जो बोन स्ट्रक्चर होता है वह बाकी एनिमल्स या लिविंग क्रिएचर्स की तुलना में थोड़ा अलग होता है। बर्ड्स का जो या फोर लिम्ब यानी जो पंख होता है और जो हड्डियां होती हैं, इसके बॉडी के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं वह खोखली होती हैं, हॉलो बोन्स पाई जाती हैं, जिसके माध्यम से इन्हें हल्की हड्डियां प्राप्त होती हैं और उड़ने में ये काफ़ी मदद करती हैं। इनके फोरलिंग्स जो होते हैं, फोर लिम्स यानी जो पंख यानी या डैने होते हैं, पंख होते हैं वह इस प्रकार होते हैं कि इनकी पूरी बॉडी का बैलेंस मांसपेशियों की मदद से इनके पंखों पर होता है तथा इनके पंख इनके शरीर के भाग को संभाल पाते हैं और लेग का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है कि यह उड़ते समय पूरी बॉडी को एक बैलेंस प्रोवाइड करती हैं और जब ये अपने पंखों को ऊपर नीचे करती हैं तो एक विंड फ्लो यानी हवा का एक सर्कल बन जाता है जिसके माध्यम से ये अपने पूरी बॉडी को स्पेस में स्टेबल रख के उड़ पाती हैं। हम लोग एक और इम्पोर्टेंट एनिमल या क्रिएचर के बारे में देखते हैं। हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स फिश के बारे में। हम लोग फिश के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी ने तालाबों में मछलियों को देखा ही होगा। बरसात के समय में आपने कागज की बनी नावों को, जो कागज की नाव बनी होती हैं, आपने बरसात में उन नावों को बरसात के समय में आपने बरसात के पानी में बहाते हुए देखा ही होगा या आपने खुद किया होगा। आप फ्रेंड्स इस नाव में क्या देखते हैं? हम देख पाते हैं कि जो इसका आगे वाला तथा इसका जो पीछे वाला सिरा होता है वह काफ़ी सकरा और एक जगह आके चिपका हुआ होता है, जबकि इसके मध्य वाला भाग काफ़ी चौड़ा होता है। फ्रेंड्स, जो स्थिति नाव के साथ है वही स्थिति हम लोग देखते हैं कि मछलियों के साथ भी होता है। हम लोग देखते हैं कि मछलियों का जो पिछला हिस्सा होता है, मछलियों का जो आगे और पीछे वाला हिस्सा होता है वह काफ़ी चौड़ा होता है और सकरा होता है। जो इसके मुख वाला और जो इसके पीछे का यानी जो पंख वाला हिस्सा होता है वह काफ़ी
सकरा होता है और जबकि मध्य वाला हिस्सा यानी बीच वाला हिस्सा काफ़ी चौड़ा होता है। फ्रेंड्स, मछली के इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रीम लाइन्ड के नाम से जानते हैं। हम लोग इसे स्ट्रीम लाइन्ड के नाम से जानते हैं, यानी धारा रेखीय आकार आकृति के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, मछलियों को मूव करने के लिए मछलियां एक विशेष प्रकार के बॉडी स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। फ्रेंड्स, मछलियों का जो शरीर होता है उनके मध्य भाग में एक विशेष प्रकार की हड्डी पाई जाती है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और इसमें बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए छोटे छोटे कांटे निकले होते हैं जिसके मदद से यह अपने बॉडी को मूव या मुड़ाव दे पाती हैं। फ्रेंड्स, यदि हम लोग मछलियों के आगे बढ़ने या मूवमेंट करने की बातों को एनालिसिस करें तो हम देखते हैं फ्रेंड्स कि मछलियां अपनी बॉडी को मूव करते समय, फ्रेंड्स लेट सपोज यह एक मछली है जिसका हम लोग निचला हिस्सा देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, यह एक मछली है। फ्रेंड्स, मछलियां अपने बॉडी को मूव करने के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी को एक कर्व शेप में ला देती है, यानी अपनी बॉडी को वह कर्व शेप में ला देती है। फ्रेंड्स, कर्व शेप में जब लाती है तो वह अपने बॉडी के ऊपरी हिस्से यानी जो मुख वाला हिस्सा होता है उसको कर्व के एक साइड और जो पिछला यानी पूंछ वाला हिस्सा होता है उसको दूसरे साइड ले जाती है। इसके माध्यम से फ्रेंड्स अगले ही पोजीशन में वह मछली इस पोजीशन को चेंज कर देती है। इस पोजीशन को जब चेंज कर देती है तो फ्रेंड्स वह पोजीशन कुछ इस तरीके का हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जब ऐसी स्थिति आती है तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वह पहले वाली पोजीशन के अपोजिट हो जाता है और नीचे वाला हिस्सा पहले वाली पोजीशन के अपोजिट हो जाता है। जब मछली यह प्रोसेस कंटिन्यू कम समय में अधिक बार करती है तो उसे आगे बढ़ने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, जिससे कि आसपास के पानी, जब वह मछली ऐसा करती है तो आसपास के जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं वह हटते जाते हैं, सामने का पानी भी हटता जाता है और पीछे से पानी का दबाव बढ़ता है, जिसके माध्यम से मछली तेजी से आगे बढ़ती है। मछलियों का यह बर्ताव यानी यह बिहेवियर यानी अपने बॉडी पार्ट्स को कर्व में ले जाना और कंटिन्यू तेजी से ऐसे करते रहना ही मछलियों के बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रेंड्स, हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्रिएचर के बारे में देख लेते हैं जो कि लैंड पर मूवमेंट करता है। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं स्नैक के बारे में कि आखिर स्नैक कैसे मूव करता है। फ्रेंड्स, आप सभी ने सांप को देखा होगा, तो सांप जो है कि सीधी रेखा में न चल के यानी सीधे न चल के वह टेढ़े गति में चलता है। फ्रेंड्स, आखिर इसका रीज़न क्या है, यानी क्या ऐसी कारण है, क्या ऐसे वजह हैं जिसके माध्यम से सांप जो है, सांप यानी स्नैक सीधे न चल के टेढ़ी मेढ़ी गति फॉलो करता है। फ्रेंड्स, जब भी हम सांप को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सांप एक सीधे रेखा में न चल के टेढ़ी रेखा में चलता है। फ्रेंड्स, जब भी सांप चलता है हम देखते हैं कि सांप में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। इसमें जो हड्डियां पाई जाती हैं, हड्डियां वह काफ़ी लंबी होती है और यह मांसपेशियों रिब्स के साथ काफ़ी जुड़ी होती हैं। इसके जो रिब्स यानी कि जो फेफड़े वाले हिस्से होते हैं यह इसके साथ कांटेनुमा भाग की तरह जुड़े होते हैं और यह मांसपेशी यानी कि मसल्स के साथ जुड़ी होती है। फ्रेंड्स, जैसे ही सांप अपनी बॉडी को मूव करता है तो उसकी बॉडी में छोटे छोटे लूप्स बन जाते हैं, यानी घुमावदार मांसपेशियां बन जाती हैं। जैसे फ्रेंड्स यह सांप है, हम लोग देख पाते हैं कि इसमें छोटे छोटे लूप्स बन गए। जैसे यहाँ पर
यहाँ पर और यहाँ पर। फ्रेंड्स, यह लूप्स क्या करते हैं कि जो अर्थ सरफेस होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, जिसके माध्यम से इस लूप का जो पार्ट है वह आगे बढ़ता है। फ्रेंड्स, एट द सेम टाइम लूप का दूसरा पार्ट भी आगे बढ़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, सपोज यह लूप है तो यदि यह आगे बढ़ता है तो वह इस दिशा में आगे बढ़ता है, पर जो दूसरा लूप होता है वह एक अलग डायरेक्शन को फॉलो करता है। जो थर्ड लूप होता है वह एक अलग डायरेक्शन को फॉलो करता है। फ्रेंड्स, जब हम लोग इसका रिजल्टेंट यानी कि होल वैल्यू या फिर रिजल्ट निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो सांप के द्वारा चली गई दूरी या ट्रेवल की गई दूरी होती है वह काफ़ी कम होती है। सपोज फ्रेंड्स, यदि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधे जाना हो तो हमें कम समय लगेगा, लेकिन वही यदि हमें ऐसे सर्पिलाकार या घुमावदार रास्ते से जाना होगा तो हमें यही कम दूरी अधिक समय में तय करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, सांप के साथ भी यही होता है। यह वेरियस लूप्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कराता है, जबकि जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वह एक छोटी दूरी के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसलिए सांप तेजी से चलने के बावजूद भी काफ़ी कम दूरी तय कर पाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कोई प्रश्न छूट गया है, आपके सुझाव हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और छूटे हुए जो भी टॉपिक होंगे हम लोग आपके कमेंट देखकर उसे अगले लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।